श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर रुचि बडोला। डॉक्टर रुचि बडोला वैज्ञानिक जी और कुल सचिव हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, और नमामि गंगे परियोजना की जो जैव विविधता संरक्षण परियोजना है उसकी नोडल अधिकारी हैं। डॉक्टर रुचि बडोला, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर रुचि बडोला, नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और गंगा की धारा को अविरल करने के लिए ये योजना चलाई गई। इस योजना में आम लोगों की जो सहभागिता है वो भी देखने को मिली। आप लोगों ने गंगा प्रहरी की बात की, जलीय जीवों के संरक्षण की बात की। अब एक नई अवधारणा हमारे सामने आ रही है, वो है जलज। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि ये जलज क्या है। आपने सही बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गंगा जी की स्वच्छता को और अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना, और इसी के चलते जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उन्होंने पहली बार 2 चीजें इसमें इंक्लूड करी। पहला तो था ये माना गया कि अगर हमें नदी को, गंगा जी को खास तौर पे अगर हमें उनको अविरल और निर्मल बनाए रखना है तो उनमें जो पलने वाले जलीय जीव हैं, जो जीव, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जीव जंतु हैं, उनको बचाना और जो गंगा जी का वास स्थल है, इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी वो एक नदी का रूप ले पाएंगी और तभी वो जो बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज है जो अपने आसपास के लोगों को और बड़े गंगा बेसन के क्षेत्र में जो प्रदान करती है तभी हो पाएगा। और इस बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पाया कि जो आसपास लोग रहते हैं गंगा जी के, जिनकी की निर्भरता है, कई प्रकार की निर्भरता है, उनकी जीविका की निर्भरता है, उनकी ट्रेडिशंस की निर्भरता है, उनके कल्चर की निर्भरता है, तो इस तरह से लोगों का जो एक जुड़ाव है गंगा जी से, उसको बनाए भी रखना है, लेकिन उसको एक क्रिएटिव स्वरूप भी देना है, ताकि जो इतनी हमारे पास एक मानव शक्ति है उसको हम एक पॉजिटिव वे में यूज कर पाए गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाए रखने में। इसीलिए हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के दौरान गंगा प्रहरी काडर की स्थापना करी। गंगा प्रहरी गंगा जी के आसपास रहने वाले वो लोग हैं जो कि मोटिवेटेड हैं कुछ करने के लिए, और उसके साथ साथ भारतीय वन्यजीव संस्था और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो हमारी परियोजना है उसके अंतर्गत उनको कई आयामों में क्षमता विकास की अपॉर्चुनिटीज मिली और उनकी ट्रेनिंग करी गई, उनकी अवेयरनेस कराई गई। और आज के दिन जबकि मैं आपसे यहाँ पर भी बात कर रही हूँ, गंगा के प्रत्येक क्षेत्र में गंगा प्रहरी जुटे हुए हैं किसी न किसी रूप में माँ गंगा की सेवा करने के लिए। उनकी ट्रेनिंग हुई है इकोलॉजिकल सर्वे करने में, उनकी ट्रेनिंग हुई है किसी भी जलीय जीव या अन्य जीव जंतु के बचाव और पुनर्वास के लिए, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। उसके अलावा समुदायों को कैसे मोबिलाइज करना है, किस तरह से प्लांटेशन एक्टिविटीज में डिपार्टमेंट का साथ देना है, क्लेanलीनेस एक्टिविटीज कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, किस किस विभाग से जुड़ाव बना के रखना है, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग उनको हम लोग देते आए हैं और लगातार देते रहते हैं। तो आज के दिन हमारे पास करीब 3,500 गंगा प्रहरी पूरे गंगा बेसिन में हैं, जो कि 10 राज्य और 99 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। परंतु ये गंगा प्रहरियों का जो था जुड़ाव, यहाँ तक तो हमने मोटिवेशन और ट्रेनिंग से रखा, लेकिन हमने ये भी पाया कि जब समुदायों को जोड़ना है किसी कार्य में तो उनका जो एक बहुत जरूरी मुद्दा है, जो जीविका का मुद्दा है, उसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए जलज की परिकल्पना की गई। इसे एक अनुपम अद्वितीय मॉडल कहा गया है, और ये जैसे कि आपने कहा कि इसमें इनोवेशन है, ये इनोवेटिव मॉडल भी इसे कहा गया है। और 75 जो ऐसे क्षेत्र हैं गंगा के तटों पर, उन पर लोगों को जोड़ने का ये एक अभियान है। हम लगातार बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर कि इनका बेहतर प्रबंधन होना चाहिए, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? जो ये जलज का नाम है अपने आप में, देखिए ये इसका मतलब है कमल का फूल, और जैसा कि आप जानते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, अगर वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो कमल का फूल खिलेगा, और जब वो खिलेगा तो खूबसूरती के साथ साथ वो अपने साथ वैभव भी लाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी उसके ऊपर वास करती हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी लानी है, वैभव लाना है, तो हमें पानी का जो संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है, पानी के स्रोतों का संरक्षण। तो ये तो जलज का हमारा कंसेप्ट था, और इसी कंसेप्ट के चलते जब मैंने जैसे आपको बताया कि गंगा प्रहरियों के साथ कार्य करा, तो हमने पाया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर हमें किसी भी तरह से जन भागीदारी को सस्टेन करना है गंगा और इसकी सहायक नदियों के कंजर्वेशन में, तो हमें इस मुद्दे को उनसे जोड़ना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि अगर नदी स्वच्छ है और अविरल है तो आपकी जीविका भी अविरल बनी रहेगी, ये प्रूव करना पड़ेगा। और यही मॉडल है जलज का, कनेक्टिंग रिवर्स एंड पीपल, और इसको अर्थ
गंगा का एक पिलर भी माना गया, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा की भी परिकल्पना करी है, जिसमें कि गंगा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय की वृद्धि होनी चाहिए और वहां के रिसोर्सेज की भी वृद्धि होनी चाहिए। तो जलज में हम इस तरह के 75 लाइवलीहुड मॉडल्स हमें क्रिएट करने हैं, जिसमें कि हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए कि लोगों की आय तो बढ़ी है, उनको जीविका उपार्जन के साधन मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके साधन है जीविका को पाने के, वो नदियों पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि नदियों के संरक्षण में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यही जलज का जो है सोच है, और यही हम लोग इसी तरह से ये मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। देश भर में जो विभिन्न विभाग हैं वो गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई में जुटे रहे हैं विगत वर्षों में, लेकिन आम आदमी यानी जो स्थानीय व्यक्ति है उसको गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ बनाया जा सके, इसके लिए उसके जो रोजगार है उससे जुड़ाव हो सके, इसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? आपने ट्रेनिंग की बात की, आपने गंगा प्रहरी की बात की थी, लेकिन अब जब हम खेती की बात भी करते हैं और खास तौर से जलीय जीवों के साथ खेती, इसको किस रूप में देखती हैं आप? जी, आपका बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है कि जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकती। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आपने खुद ही बताया कि गंगा के क्षेत्र में जो खेती है, अगर या किसी भी नदी के आसपास जो खेती होती है, अगर उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का प्रयोग होगा, तो वो रन ऑफ होके तो वो नदियों में ही जा रहा है ना पानी, और किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही आ रहा है, चाहे वो पीने के पानी के रूप में है, चाहे वो मछली। और हम लोग इस तरह की स्टडीज भी अभी कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस पोल्यूशन का, और बायोमैग्निफिकेशन किस लेवल तक हो रहा है। क्या वो मछलियों में जा रहा है, क्या वो पोल्यूटेंट्स मछलियों के द्वारा इंसानों में आ सकते हैं, और किस किस तरह का इम्पैक्ट उसका हो रहा है जलीय जीवों पर, और रिजल्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत आवश्यक था कि हम खेती के मैटर को भी एड्रेस करें। और मेरे को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के शुरू होने से पहले ही हमने मिलेट, जिसको मोटा अनाज कहा जाता है, जो हमारे अपने प्रदेश में हमारा जो झंगोरा है, जो हमारा कोदा है, चीना है, इस तरह के जो मोटा अनाज होता था, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, सॉइल के लिए भी लाभदायक है, और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो है, क्योंकि वो कम पानी चाहता है, तो नदियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। किसी भी तरह का कोई केमिकल या किसी तरह का फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के अनाजों को, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ये भी एक बहुत बड़ा जो हमारा रोल है जलज के थ्रू। और हम पहला वर्कशॉप 24 जनवरी को दिल्ली में नेशनल लेवल वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मिलेट फार्मिंग से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो मिलेट्स के द्वारा, या उसका वैल्यू एडिशन मार्केटिंग करना हो, या स्थानीय समुदायों की, खास तौर पे महिलाओं की क्षमता विकास का कार्य हो, उसमें जुटे हुए हैं। उन सारे विभागों को, उन सारे एक्सपर्ट्स को हम एक बैनर के नीचे ला रहे हैं 24 जनवरी को दिल्ली में, और उसके बाद इस कार्य को हम स्टेट्स में लेके जाएंगे। प्रत्येक स्टेट में 2 या 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जहां पर कि एक्सपर्ट्स आके उस प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली हमें बताएंगे। और मिलेट मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर खादरवली, उनको हमने आमंत्रित करा है उस कार्यशाला में, और उन्होंने हमसे ये भी प्रॉमिस करा है कि अगर हम इस कार्य को कर पाए तो वो हमारे लिए जलज वेलनेस सेंटर्स का निर्माण कराएंगे, प्रत्येक राज्य में एक। तो 5 राज्यों में हमारा एक ये भी एक जीविका को पाने का एक संसाधन रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपने की कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर हम मना रहे हैं, मोटे अनाजों का वर्ष, और इसमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। और आपने कहा कि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत ही अच्छा एक बहुत ही अच्छी पहल हम कह सकते हैं। और इसमें यदि हमारे ग्रामीण जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर अपने लिए और पूरे देश के लिए वो अनाज पैदा कर सकते हैं। और अनाज की जो दैनिक आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी आबादी को हमने भोजन प्रदान करना है, और वो भी पोषण युक्त भोजन जो कि मोटे अनाजों से मिलता है। तो ये निश्चित तौर पर इस जलज परियोजना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जलीय जीवों के संरक्षण के ऊपर भी आप कार्य करते हैं, लोगों को आपने प्रशिक्षण भी दिया है, तो वो कौन से जलीय जीव हैं जो खतरे में हैं, जो विलुप्ति के कगार में हैं, या कई बार हम देखते हैं कि उनका अवैध निर्यात भी होता है, उनको पकड़ा जाता है। तो कानूनी रूप से लोगों को अवेयर करना इस बारे में, और उनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, ये कार्य किस तरह से आपकी ये परियोजना कर रही है? जैसे कि आपने जलीय जीवों की बात करी, तो हमारी गंगा नदी में 5 प्रजातियां तो स्तनधारी जीवों की हैं। उसके अलावा हमारे पास मगर, घड़ियाल जैसे जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज गंगा नदी में पाए जाते हैं, और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा 14 प्रकार के कछुए, जिसमें से सभी एंडेंजर्ड की लिस्ट में तकरीबन आते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम बचे हैं अभी। उसके अलावा मछलियाँ, चिड़ियों की प्रजातियां, प्रवासी पक्षी हैं, कुछ रेजिडेंट बर्ड्स हैं, ये सारे ही
हमारे गंगा के वास्थल में पाए जाते हैं। उसके अलावा एम्फीबियंस हैं, टोड्स हैं, सांपों की प्रजातियां हैं, जिनका कोई ना कोई भूमिका इस वास्थल को बनाए रखने में है। अब जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डॉल्फिन की बात करिए। अक्सर डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, जो कि एक स्तनधारी जीव है और बच्चे को जन्म देता है, वो अक्सर मछुआरों के जाल में फंस जाता है और अगर सही समय पर उसको रिलीज ना करा जाए तो अक्सर वो मृत पाया जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा खतरा है। कई क्षेत्रों में, और अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई, लेकिन कई क्षेत्रों में अवैध रूप से इसका शिकार करा जाता है तेल के लिए, जिसको कि एक बेट की तरह यूज करा जाता है फिशिंग के लिए। उसके अलावा हमारे गंगा प्रहरियों ने सूचना दी वन विभाग को भी और पुलिस विभाग को भी, जिसमें कि पक्षियों के अवैध शिकारियों को पकड़ा गया, कछुओं के अवैध शिकार के कंसाइनमेंट्स को पकड़ा गया और कुछ कंसाइनमेंट्स तो लाके जो हमने इस परियोजना के अंतर्गत रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, वहां पर जाकर इनको छोड़ा गया, जहां पर कि उनको वेटनरी केयर देने के बाद उनके उचित कार्रवाई जो है विभाग के द्वारा करी गई। तो लोगों को अवेयर कराने के हमने कई तरीके बनाए। जीविका से जोड़ना तो एक बहुत ही सशक्त तरीका है और मैंने तो आपको सिर्फ अभी मिलेट्स के बारे में बताया। हमारे बहुत सारे गंगा प्रहरी इको टूरिज्म में ट्रेंड हैं और अभी जलज के अंतर्गत हम होम स्टेज परियोजना चला रहे हैं। देखिए, बहुत सारे होटल होते हैं, कमर्शियलाइज होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से, एक जिसे कहना चाहिए, जो अभी लाइफ का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का, जो कि G20 का भी एक पिलर है, तो अगर हम उसको फॉलो करें अपने जो हमारे इको टूरिस्ट मॉडल्स हैं, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और वो लोग ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि हमारी जो सभ्यता, कल्चर, खाना, नृत्य, गान, जो भी चीज है, अगर हम इसको शोकेस कर पाए दुनिया के सामने, तो लोग, कोई भी व्यक्ति जो है वो टूरिज्म के लिए जब आता है इन जगहों में, वो कोई चिकन और पनीर खाने नहीं आता, वो कोई डिस्को के गाने नहीं सुनने आता है, वो उस जगह को एक्सपीरियंस करने आता है, उसको जानना चाहता है कि वहां पर किस तरह से लोग रहते हैं। और उसके साथ साथ हम जब उसको ये चीज दिखा पाएंगे कि देखिए, हमने अपने प्रयासों से अपने पर्यावरण को बचाया, ये हमारा छोटा सा जंगल था, इसके हमने पेड़ बचाए और अब यहाँ पे 100 प्रकार के पक्षी आते हैं, बहुत सारे लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं। हमने अपने गंगा प्रहरियों को जलज परियोजना के अंतर्गत बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी है, हमने इको टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग दी है, हमने अपने मछुआरों को इस तरह की ट्रेनिंग दी है कि जो लोग मछली पकड़ते थे, आज वो टूरिस्ट को नदी में ले जाके पक्षी दिखाते हैं, डॉल्फिन दिखाते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ दिखाते हैं। कहीं नदी के किनारे अगर कोई घड़ियाल या मगर के अंडे कुछ परेशानी में दिखते हैं या कोई उनसे छेड़खानी करते नजर आते हैं, तो हमारे गंगा प्रहरी उनको समझा पाते हैं कि इस तरह के कार्य ना करें। तो ये एक बहुत डाइवर्स मॉडल है जिसमें कई प्रकार की कार्य करे जा रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान पूरी तरह से इस परियोजना को देख रहा है, उसकी क्या भूमिका है? हमारी तो पहले एक बहुत छोटी सी भूमिका थी, क्योंकि हमको तो एक फंड मिला था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से कि आप गंगा की जैव विविधता का निरीक्षण करिए और हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट करा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा तो मेन साइंटिफिक काम था। हमने प्रथम बार गंगा के सर्वे हुए, गौमुख से गंगा सागर तक बहुत लोगों ने काम करा था गंगा जी पे, लेकिन कंटिन्यूअस सर्वे, 6 साइंटिफिक सर्वे, ये तो पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्था ने करे। और बहुत ही एक सुखद हमने जो ये चीज पाई उसमें, वो ये था कि 50% से ज्यादा गंगा जी का जो लेंथ थी वो इंटैक्ट थी इकोलॉजिकली, और जहां पे पर्याप्त मात्रा में जलीय जीव पाए जा रहे थे और पनप रहे थे, मतलब इकोलॉजिकली इंटैक्ट था। तो अगर उसमें थोड़ा सा प्रयास करा जाए तो हम गंगा जी के जो इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बचा सकते थे। वो हमारे प्रथम चरण की परियोजना, और उसी में जब लोगों की सहभागिता की बात हुई तो गंगा प्रहरी काडर का निर्माण हुआ, बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस का काम हुआ, और आज हमारे साथ 250-300 से ज्यादा स्कूल जुड़े हुए हैं बाल गंगा प्रहरी के रूप में, तो कैच देम यंग। अब हम बच्चों को भी इस तरह से उनको अवेयर करा रहे हैं, उनके करिकुलम में ये चीज डाल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज में डाल रहे हैं। आज हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है एनसीसी के साथ, एनसीसी के कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, आज उसका आखिरी दिन है। तो अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोगों ने काम करा। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप संरक्षण में कार्य करते हैं और खासतौर पे गंगा जी के क्षेत्र में, शायद उनके इतनी ताकत है कि वो आपको एक काम नहीं लगता, अब वो हमारा जीवन बन चुका है। अब तो जीवन यही है कि लोगों को कैसे गंगा जी के संरक्षण में जोड़ा जाए, जलीय जीवों के संरक्षण में जोड़ा जाए। तो योजना और परियोजना से अब ये जीवन और जीवन शैली बन चुका है कि किस तरह से हम, और भारतीय वन्यजीव संस्था में हमारे एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है, गंगा प्रहरी भी हमारी टीम का पार्ट है। एनएमसीजी तो खैर हमारा
हमारा भाग है ही, क्योंकि वो लोग हमको इनकरेज कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने हमको इतना इनकरेज करा कि जो जलज की आपने परिकल्पना करी थी उसको भी इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। और शायद अगर हमने ये मॉडल्स दिखा दिए तो ये विश्व के लिए अपने आप में एक मॉडल बनेगा कि किस तरह से हमारे देश ने, और देखिए सरकारी संस्थाएं, एनजीओ ऐसे काम करें तो अलग बात है, लेकिन भारत सरकार का एक विजन कि उन्होंने एक सपना देखा और उसको साकार करवाया हम लोगों जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और पूरे ये साइंस बेस्ड मॉडल्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम गांव में जाते हैं और लोगों को बिठा के काम करते हैं, और एवरीथिंग इज साइंस बेस्ड। हर चीज का डेटाबेस है, हर चीज का एक सिस्टम है, और हर चीज पे स्टडीज हो रही है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे पास एक ही धरती है, हम इसमें रहने वाले लोग हैं, चाहे हम सरकारी नौकर हैं, चाहे हम जो भी हैं। चलिए, ये तो आपको सब बताते होंगे कि स्वास्थ्य लाभ होता है, हमको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना है, लेकिन एक बात आपको बताऊंगी, अगर आप सच्चे दिल में अपनी सच्ची खुशी चाहते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन और लक्ष्य चाहते हैं, तो प्रकृति का जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, खास तौर पे जो नदियां हैं, उनसे जुड़ाव बना के रखिए। हर व्यक्ति का एक रोल है इसमें, और प्रत्येक व्यक्ति, मैं कहूंगी, इस देश का गंगा प्रहरी है। तो बस अपनी भूमिका को पहचानिए, आपका एक बूंद का योगदान भी जो है उस गंगा को चला जाएगा, तो ये आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए समझिए कि आप कुछ करके जाएंगे। तो डॉक्टर रुचि बड़ोला, आज इस कार्यक्रम में आप आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।